नमस्कार मेरे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैसिविक्टी पे। आज मैं आपको मिलाने वाला हूं एक ऐसे शख्स से जिन्होंने 2023 के अंदर उत्तराखंड डीएलएड का जो एग्जाम था उसे क्लियर किया था और अभी अध्ययनरत हैं अपने फोर्थ सेमेस्टर के अंदर, अभी ट्रेनिंग पीरियड के अंदर अपने हैं और इनसे मुलाकात करेंगे कि उत्तराखंड डीएलएड का जो एग्जाम होता है वो किस प्रकार से होता है और कैसे कैसे हमें तैयारी करनी होती है, किस किस चीजों का हमें विशेष ध्यान देना होता है। क्योंकि जो हमारे अभ्यर्थी हैं, जो अभी हमारे नए अभ्यर्थी हैं, वो एक टेंशन में रहते हैं कि सर हम कहाँ से प्रिपरेशन करें और कैसे कैसे प्रिपरेशन करें। तो आपको एक उचित दो डायरेक्शन दे सकते हैं वो हमारे एक सिलेक्टेड स्टूडेंट हैं जो कि हमारे मित्रवर भी हैं और ये अपने बारे में बताएंगे कि इन्होंने अपनी जर्नी कब स्टार्ट की थी और कौन से सेमेस्टर में है। और बाकी इस ब्रॉडकास्ट के अंदर मैं आपके मन में जो भी सवाल उत्पन्न होते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन पूछने वाला हूं अनिल सर से, और ये यहाँ पर बताएंगे आपको कि कैसे कैसे आपको अपनी जर्नी करनी है और अपनी जर्नी में क्या क्या मिस्टेक नहीं करनी है। ये सारी चीजों को लेके हम स्वागत करते हैं अनिल सर का कि हमारे इस मैसिविक्टी यूट्यूब चैनल पर आप हमारे इन बच्चों को, स्टूडेंट को जो चाहत रखते हैं उत्तराखंड डीएलएड के अंदर शिक्षक बनने की, उन सभी विद्यार्थियों को अपना मार्गदर्शन करेंगे जिससे उनको जो तैयारी करने में कुछ हेल्प मिल सके। स्वागत है अनिल जी आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैसिविक्टी पे। आप अपना छोटा सा परिचय देके और अपनी पृष्ठभूमि को बताकर बच्चों को थोड़ा सा अपने बारे में जानकारी देंगे। जैसे कि बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने जो मुझे अपने आज वर्चुअल मीटअप पॉडकास्ट में बुलाया और एक मुझे मौका दिया कि डीएलएड के बारे में जानने का। तो एक मैं थोड़ा सा अपना इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। और मेरा नाम है अनिल रावत और मैं अल्मोड़ा जनपद का मूल निवासी हूँ। और मैंने जो अपनी स्कूली जो शिक्षा की थी, अपनी 10वीं की शिक्षा मैंने अपने गाँव के स्कूल से की थी। उसके साथ ही मैंने अपनी जो 12वीं की शिक्षा मैंने अपने दिल्ली सीबीएसई गवर्नमेंट स्कूल से की थी। उसके उपरांत मैंने अपना ग्रेजुएशन मैंने अपना बीए इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफीज देहरादून से किया था। यहाँ पे इन्होंने बताया कि इनकी शिक्षा कहाँ से रही थी। अपने गांव से इन्होंने जो 10th लेवल की शिक्षा थी वो प्राप्त की हुई थी। उसके बाद इन्होंने अपनी जानकारी दी कि इन्होंने जो अभी इनका ग्रेजुएशन चला था वो ज्योग्राफी से चला हुआ था। उसी बीच इनको पता चला, जानकारी मिली 2023 के अंदर। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये हमारे सहपाठी रह चुके थे देहरादून के अंदर। तो इन्होंने पूछा था कि उत्तराखंड डीएलएड के बारे में जानकारी हमें दीजिए। तो मैंने बताया था कि उत्तराखंड डीएलएड के अंदर अगर आप एग्जाम निकाल लेते हैं तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पर आपको नियम पता होगा कि उत्तराखंड के अंदर जब आप डीएलएड निकालते हैं और उसके बाद फिक्स वैकेंसी आ रही है, 650 वैकेंसी इस बार की है, तो उसी प्रकार वैकेंसी आती रहती है और शिक्षक की जो वैकेंसी है वो बहुत जल्दी फिल अप हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो बच्चे हैं, जो रेस है वो बहुत तेजी के साथ लड़ रहे हैं कि अगर हमारा डीएलएड का एग्जाम क्लियर हो जाता है तो यहाँ पर से हमारी जो अपॉर्चुनिटी है वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूंगा कि आपका जो एग्जाम का अनुभव था वो एग्जाम का अनुभव कैसा रहा था। ठीक है, एग्जाम पैटर्न कैसा था। और एग्जाम पैटर्न के बारे में हालांकि मैंने बच्चों को बता दिया है कि 50 क्वेश्चन रीजनिंग, 50 क्वेश्चन मैथ्स, 50 क्वेश्चन जीएस के, 50 क्वेश्चन पेडागोजी जिसे हम बोलते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपका जो ये एग्जाम का है बारे में जानकारी थी, थोड़ा सा बच्चों को आप देंगे और आपका अनुभव कैसा रहा एग्जाम को लेकर। जी सर, मैं आपको अपने अनुभव के बारे में बताता हूँ। एग्ज़ाम मैं भी हालांकि एक स्टूडेंट हूँ, अभी भी स्टूडेंट ही हूँ। और हालांकि मैं टीचर तो बनने जा रहा हूँ, लेकिन मैं अभी भी एक स्टूडेंट की तरह अपने को मानता हूँ। और उसके दौरान वैसे मैं देहरादून में था, तो इसके साथ ही मैंने अपने स्टार्टिंग के ही दौर से अपने भाई को, अपने भैया को मैं देखते हुए सीधा मतलब कि एक मतलब कहीं इधर उधर भटका नहीं है। तो उन्होंने कहा था कि आप एक काम करिए, डायरेक्ट कोचिंग संस्थान से जुड़ जाइए और अपना वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर लीजिए। तो मैंने भी वही करा कि अपने मतलब कि वनडे एग्ज़ाम की तैयारी की थी। मैंने वैसे अपने 1 साल मैंने अपना देहरादून से वनडे एग्ज़ाम की तैयारी की थी। उसके साथ ही मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम दिए थे। वैसे कि मेरे एक और एग्ज़ाम भी निकला हुआ था जिसमें मेरा सिलेक्शन हो चुका था, जो था कि दिल्ली जूनियर असिस्टेंट का। उसमें मेरी ऑल इंडिया रैंक 1250 के आसपास मुझे आई थी। और उसके साथ ही मेरे और भी ग्रुप डी का एग्ज़ाम भी हुआ था। बट ये था कि उसके साथ ही मेरा डीएलएड का एग्ज़ाम में भी हो गया था। तो मैं वैसे आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि सर ने भी पैटर्न के बारे में तो ऑलरेडी आपको मुझे बताया है, बट फिर भी मैं एक आपको छोटा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ पैटर्न के बारे में। डीएलएड मेरे लिए भी एकदम नया था जैसे कि आपके लिए है। और मैंने मतलब कि डीएलएड में एक होता है, बाकी सारी चीज़ें तो वनडे के एग्ज़ाम के लगभग सेम ही होती है, बट एक नई चीज़ होती है उसमें कि शिक्षण अभिरुचि, जिसको बोलते हैं कि टीचिंग एप्टीट्यूड।
तो मैंने अपनी टीचिंग एप्टीट्यूड मैंने अपने PYQ बेस्ड और अपने ऑफलाइन जो मेरे वो थे बुक्स थे उनसे मैंने करा था। उसके साथ ही मेरे जो मैथ हो गई और जीएस हो गई और मेरा जो रीजनिंग था वो लगभग मेरे मतलब कोचिंग संस्थान से ही लगभग थोड़ा बहुत कंप्लीट था। बट उसके साथ ही जैसा मेरा जो सबसे बड़ा जो फोबिया था वो था मेरा मैथ में। तो मैथ में मैथ से लेकर मैं हर बार मुझे डरता था। तो इस कारण जो मेरी जो मुलाकात हुई थी वो देहरादून में विपिन सर से हुई थी। तो विपिन सर वहाँ पे पहले ऑलरेडी किसी कोचिंग संस्थान में पढ़ाते थे। तो ये मेरे रूम के जस्ट बगल में रहते थे। तो हम लोग शाम को इनके वहाँ घर पे जाते थे। तो घर पे जाते थे तो मैं इनसे अपने डाउट सॉल्विंग मतलब करता था। तो इनका एक यूट्यूब प्लेटफॉर्म था जो कि मैथ विक्ट्री के नाम से था। तो इन्होंने जो मुझे सबसे पहले मोदी में जानकारी दी कि आप अपने मैथ के जो बेसिक्स क्लियर करिए, क्योंकि इनके ऑलरेडी इनके प्ले लिस्ट में है जैसे एसएससी जो पीडी के इन्होंने मैथ को काफ़ी अच्छे से समझाया है, एक एक छोटी बारीकी चीज़। बल्कि जो हमारी मैथ है वो खाली बेसिक ही आती है, बल्कि इसमें कोई इतना एडवांस नहीं आता। तो इसमें जो पहला जो आता है जो 50 नंबर का मैथ आता है, 50 नंबर का जो शिक्षण अभिमुखी आती है, और 50 नंबर की जीएस आती है, और 50 नंबर की रीजनिंग आती है जी। ठीक है, तो जैसा कि अनिल सर ने बताया कि सबसे ज्यादा जो इनको डर था वो मैथ्स को लेके था, और हर एक स्टूडेंट को मैथ्स को लेके डर रहता है। और मैं हर बार आपसे क्लास में यही बोलता हूं कि जब जब आप मैथ्स से डरेंगे तब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो ये भी मुझसे बोलते थे कि मैथ्स से मुझसे नहीं हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। और मैंने इनसे बोला था कि नहीं भाई, हो जाती है मैथ्स। मैथ्स में आखिर बच्चे की जो रियल कमजोरी होती है ना, वो मुझे पता है क्या होती है। अगर तुम बच्चे को जोड़, घटाओ, गुणा, भाग समझा दो ना, और ये एडिशन, सब्ट्रैक्ट, इनटू, मल्टीप्लाई, ये सब कहां पर सिखाने हैं? ये सिखाने हैं जैसे मैं अगर किसी स्टूडेंट से पूछूं 1/2 + 3/5 कितना होगा, तो बच्चे वहां पर करने से डरते हैं। और सबसे पहले जो बेसिक चीज होता है बच्चों को यही सिखाया जाता है। और हमें स्क्वायर कैसे याद कर रहे हैं, ये सारी छोटी छोटी चीजें जब आप कलेक्ट कर देते हैं, मैं ये बोलता हूं कि जो मैथ्स का सिलेबस है बहुत बड़ा नहीं है, बहुत अच्छा सिलेबस है अगर आप उसे समझना चाहें। ठीक है, तो इन्होंने मुझसे पूछा था, मैंने इनको छोटी छोटी वीडियो प्रोवाइड करा रखी थी, और उसके बाद इन्होंने लगातार मुझसे जुड़े रहे थे। और जो इनका मैथ्स का डर था, जो कुछ समय डर था ना, वो 15 से 20 दिन बाद खुद ही हटने लगा था। और इनकी जो एक रुचि थी मैथ में, वो पढ़ने की बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। ऑलरेडी ये टीचिंग एप्टीट्यूड पहले से ही पढ़ रहे थे, और रीजनिंग में हालांकि एक बार कोर्स कंप्लीट कर चुके थे, फिर इकोनॉमिक्स पढ़ते हुए हैं, तो ज्योग्राफी में उतना इनको टेंशन था नहीं। तो मेन जो टेंशन था वो था मैथ्स को लेके। और आप लोग भी आते हैं और यही पूछते हैं कि सर मैथ्स में जो हमें डर है, इस मैथ्स के डर को कंप्लीट कर दीजिए। तो आपको पता भी होगा कि मैंने मैथ्स की क्लासें स्टार्ट कर रखी हैं, और पहले की 2 क्लास हमारी हो चुकी हैं। अभी मैं उस पर बेसिक पढ़ा रहा हूँ, और जैसे जैसे हम बेसिक पढ़ेंगे वैसे वैसे चीजों को आगे को चलते रहेंगे। ठीक है, तो इन्होंने बताया कि हमें कैसे कैसे तैयारी करनी है और क्या क्या चीजें हमारी लेते हुए चली थी। अब मैं अगला क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि आप अभी कहां पर हैं, कौन से स्कूल में आप हैं, और कहां ट्रेनिंग दे रहे हैं, और आपका कौन सा सेमेस्टर चल रहा है? एक बार बच्चों को ये थोड़ी सी जानकारी देंगे अनिल सर। वैसे सर आपकी जो प्लेटफॉर्म से मुझे बहुत हेल्प मिली वो तो आपने जानकारी दे दी थी। बट मेरा जो पर्सनल अनुभव था कि जैसे कि जो सर का जो पढ़ाने का एक तरीका था वो बहुत एक बेसिक और एक अच्छा तरीका था, क्योंकि मुझे पसंद आया। तो इसलिए मैं मैथ को अपने एक ईजी वे में मैं कर पाया। और सर का जो सवाल था कि मैं अभी कहाँ पे हूँ, तो मैंने जैसे 2023 में अपना एग्ज़ाम निकाला, और उसके बाद मैंने अपनी 2025 से और 2026 तक मेरी जो मैं ट्रेनिंग हुई या अभी चल रही है, वो मेरी अभी डाइट बागेश्वर में चल रही है। और अभी मैं हूँ, अभी मेरा 4th सेमेस्टर चल रहा है। और जिसमें कि आपको विदित जानकारी ऑलरेडी होगी कि जैसे इसमें 3rd सेमेस्टर तक ही आपकी पढ़ाई एक डाइट में ही होती है जो आपका संस्थान में होता है। उसके बाद आपको 4th सेमेस्टर में आपको स्कूल में इंटर्नशिप के लिए भेज देते हैं। तो अभी मैं यहीं पास ही के मॉडल स्कूल बागेश्वर में हूँ अभी, और उसके साथ ही मैं अभी इंटर्नशिप में हूँ। और इसमें 96 डेज़ का हमारा इंटर्नशिप होता है, और अभी हमारे लगभग 40+ डेज कंप्लीट हो चुके हैं। और हमारा ये मतलब इंटर्नशिप इस दिसंबर महीने में पूर्ण हो जाएगा जी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। देखो, जैसे कि अनिल सर ने बताया कि अभी बागेश्वर के अंदर अपने जो 4th सेमेस्टर है उसमें हमको बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल में भेजा जाता है। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि जब आप बच्चों को पढ़ाते हैं, कुछ ना कुछ आपको अनुभव वहां पर जरूर प्राप्त हुआ होगा, एक छोटा सा अनुभव, जिससे बच्चे जो हमारे साथी लोग हैं, जिनको मोटिवेशन आए कि आखिर हमें क्यों पढ़ना चाहिए। बच्चों के साथ रह के आपको कभी ऐसा लगा, आपको कभी ऐसा लगा कि भाई हाँ, जो मैंने डायरेक्शन चुनी है बहुत अच्छी डायरेक्शन चुनी है, या फिर कोई स्पेशल आपके साथ मूवमेंट हुआ हो, तो आप हमारे इन विद्यार्थियों के साथ उसे शेयर कर सकते हैं।
जी, जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। तो मैं जैसा मतलब कि बच्चों को मेरे को इसलिए पढ़ाना भी अच्छा लगा क्योंकि कोविड का टाइम था, तो कोविड के टाइम पे क्या हुआ था कि हर कोई घर पे ही था, तो मैं भी उसमें से एक था। तो मैं अपने गाँव में था 1 साल। तो 1 साल मैंने क्या करा कि जो आस-पास के जो बच्चे थे, तो मैंने उनको पढ़ाना शुरू करा। तो मुझे धीरे-धीरे एक खाली समय भी खालीपन भी था, पर ये है कि धीरे-धीरे मेरे को अच्छा भी लगने लगा। तो बच्चों को मैं वहाँ पे मैं पढ़ाता था, जो कि वहाँ पे मैंने जो क्लास 8 तक के मैं बच्चों को पढ़ाया था। और बेसिक जो मेरी बेसिक जो सब्जेक्ट थे उनके मैंने उनको मैं पूरा कराया, तो उनको भी मतलब मेरे समझ मज़ा आने लगा। बट मैंने एक चीज़ करी थी कि उनको मतलब कैसे बच्चों को एक मतलब रुचि रहे, तो इसलिए मैं उनको अपने स्मार्ट टीवी में उनको मतलब स्मार्ट तरीके से उनको चीज़ें को मुझे पहले उनको मैं बताता था। तो वैसे उनका अटेंशन पावर हमेशा मतलब रहता था। तो मुझे लगा कि हाँ, कि अगर मैं आगे बच्चों के लिए करना चाहूँ तो मैं इस फील्ड में ज़रूर जाना चाहूँगा। और एक चीज़ है कि बच्चे जो होते हैं वो दिल के काफ़ी सच्चे होते हैं। जैसे आजकल अभी हम मतलब इंटर्नशिप में हैं, तो बच्चे जो है कि अपनी छोटे-छोटे मतलब किस्से लेके हमारे पास आता है कि सर इसने मेरी पेंसिल तोड़ दी या फिर चोड़ दी या फिर किताबें फाड़ दी। तो एक अपना अपना एक बचपन से याद आ जाता है उस समय। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। ठीक है। जिन्होंने बोला कि बच्चों को पढ़ाने का एक तरीका होता है, वो बच्चों का एक क्लास में अगर आप पढ़ा रहे हैं तो जो मेरा ये तरीका रहता है बच्चों को पढ़ाने का, अगर 1 घंटे की आप क्लास ले रहे हैं तो 10 मिनट बच्चों के साथ बातें कीजिए। उनको थोड़ा मोटिवेट कीजिए, उनके साथ थोड़ी हँसी-मज़ाक कीजिए। अगर आप एक सीरियस तरीके से रहते हैं, 1 घंटे को बच्चों को पढ़ाते हैं, तो बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं। ये मेरा हर बार तरीका रहता है कि बच्चों को कैसे हँसाया जाए, यदि किसी बच्चे की कोई परेशानी है तो उसको कैसे सॉल्व की जाए। और हर बार बच्चों को जो पढ़ाने का तरीका रहता है वो थोड़ा यूनिक रहना चाहिए, ठीक है? तो इन्होंने बताया कि कोविड के समय की बात थी। कोविड के समय में बहुत-बहुत कुछ चीज़ें बदली थी, आपने देखा होगा, है ना? सबकी ज़िंदगियाँ इधर से उधर हो गई थी और उसमें ही अनिल भाई भी थे और इन्होंने बहुत कुछ प्रयत्न किया, बच्चों को पढ़ाया और वहीं से ललक अंदर से निकली कि हाँ भाई, मुझे बच्चों को पढ़ाना चाहिए। तो जब ये तैयारी के दौरान थे, जो हर किसी विद्यार्थी के जीवन में आता है, याद रखना मैं क्या बोलने जा रहा हूँ, सभी विद्यार्थीगण ध्यान से सुनेंगे। मैं बोलने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हर किसी विद्यार्थी के जीवन में ये पल आता है जो तैयारी करता है। उसके जीवन में चुनौतियाँ रहती हैं। उसके मन के अंदर ये डर रहता है कि जिस चीज़ की मैं तैयारी कर रहा हूँ, क्या वो एग्ज़ाम निकलेगा या नहीं निकलेगा? मैं जिस चीज़ की तैयारी कर रहा हूँ, अगर उसमें फेल हो गया तो मेरे घरवाले मुझसे क्या कहेंगे, मेरे समाज मुझसे क्या कहेगा? मैं यही चीज़ पूछना चाहूँगा कि जब आप तैयारी के दौरान थे, क्या आपके मन में ऐसी चुनौतियाँ आई थी? एक सी बात है कि एक विद्यार्थी तैयारी करे और उसके मन में शंका उनके उत्पन्न ना हो। तो ये तो एक बेसिक फ़ोबिया होता है हर उसमें, और ये आना भी चाहिए कि अगर आपकी तैयारी अगर अच्छी है, तो आपको अपने पे एक भरोसा होता है। और वही मतलब कि मुझे स्टार्टिंग से था कि मैं जब देहरादून में आया, तो मेरे अच्छे मतलब मित्र बने, उसमें से मेरे एक भैया भी थे और उसमें से मेरे मतलब विपिन सर भी थे और उसमें से मेरे सूरज भाई भी थे अपने, और जो अभी तैयारी में ही कर ही रहे हैं, और भी बहुत सारे थे। तो मेरा जो फ्रेंड सर्कल था वो काफ़ी पॉजिटिव था। तो इस वजह से कि मुझे कभी लगा नहीं कि ये इस टाइप का फोबिया टाइप में, बट फिर भी कभी कभी आता था कि क्या होगा, मतलब ऐसे होगा, बट आज हो गया। तो सभी मेरे दोस्तों की और एक पॉजिटिव फ्रेंड सर्कल से ही है। देखिए, होता क्या है, थोड़ा-सा वीडियो लंबी बनेगी, पॉडकास्ट लंबा बनेगा, हल्का-सा लंबा बनेगा, ज़्यादा मिनट नहीं लगेंगे, लेकिन आपको इसको सुनने के ना प्रेरणा मिलेगी। देखिए, होता क्या है, जब आप फ्रेंड सर्कल को अपना चुन लेते हैं कि हमें कैसे दोस्तों के साथ रहना है, तो आपका जो माहौल है ना, वो भी उसी रूप में ढलने लगता है। तो ऐसे ही हमारे फ्रेंड का सर्कल था। हम सब लोग जैसे देखिए डिमोटिवेट सब के सब होते हैं। जैसे कभी मैं मोटिवेट होता था। देखो अगर मैं डिमोटिवेट हो जाता था, तो भई मैं किससे कहूँ? ये लोग देखो जैसे अनिल सर हैं, ये तो खुद बोलते थे कि भाई मुझे मैथ्स को लेके डिमोटिवेट हूँ, मैं कैसे पढ़ूँ? अब मैं इनको मोटिवेट करता था। अब भाई अगर मैं डिमोटिवेट हूँ, तो मैं किससे पूछूँ? ये सबसे बड़ा सवाल रहता था। तो मैं खुद में ये सोचता था कि मुझे खुद एनर्जेटिक रहना है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको अपना फ्रेंड सर्कल देखना पड़ेगा। इन्होंने भी अपना फ्रेंड सर्कल देखा था और चुनौतियाँ हर किसी के ज़िंदगी में आती हैं मेरे दोस्त। और एक चीज़ मेरी और नोट करना आप, इस चीज़ को नोट लिख लेना, जो विद्यार्थी जितना ज़्यादा पढ़ता है, उससे अपने पे उतना ही ज़्यादा डाउट होता है। अगर आपने अभी नहीं पढ़ा होगा, आप टेस्ट लगाएँगे, आप बिना टेंशन के टेस्ट देंगे। मान लो आप 1 महीने पढ़ने के बाद टेस्ट देंगे, तो आप सोच समझ के टेस्ट देंगे कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैंने 1 महीने की तैयारी के अंदर क्या-क्या सीखा, और फिर वहाँ पर टेंशन सबसे ज़्यादा रहती है। तो इसीलिए कहते हैं, जिसने जितनी ज़्यादा स्टडी की होती है, उसको उतना ही ज़्यादा डर लगता है एग्ज़ाम से, ये तो बात सच है। क्योंकि हम भी विद्यार्थी जीवन, हमने भी तैयारी के दौर से गुज़रे हुए हैं और उस तैयारी के दौर में बहुत कुछ खोया, बहुत कुछ पाया, और मतलब आप सोच नहीं सकते हैं कि क्या-क्या चीज़ें करी, क्या-क्या चीज़ें नहीं करी। कभी समय मिलेगा तो उस संघर्ष को भी आपको बताया जाएगा कि जो जर्नी थी कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट हुई। तो आप लोगों को यदि तैयारी के दौरान डर लगता है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। वो स्वाभाविक है अंदर से। जितना नज़दीक पेपर आएगा और जितनी ज़्यादा आपकी तैयारी होगी, उतना ही ज़्यादा आपको डर लगेगा। ये एक विद्यार्थी जीवन का स्वाभाविक लक्षण है।
अब मैं यहाँ पर एक सवाल अनिल सर से और पूछना चाहूंगा, है ना। एक छोटा सा मेरा ये सवाल है कि जो हमारे डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं, डीएलएड कर रहे हैं, इनको आप अपनी क्या सलाह देना चाहेंगे? जी कोई ऐसी सलाह जिससे जो हमारे स्टूडेंट इनको मोटिवेट मिले और ये आगे को बढ़ने के लिए और ज्यादा प्रेरित हों। जी सर, ये काफ़ी एक मेरे लिए भी एक वो था जब मैं तैयारी में था, तो मैं भी उसी दौर से मैं गुजरा हूँ। और बल्कि मैं आपको एक छोटा सा पहले अपने मतलब कि डीएलएड के एक ब्रीफ या फिर मतलब इंट्रोडक्शन भेज देता हूँ कि इसमें होता क्या है। तो पहले तो हम जो मतलब बनने जा रहे हैं, हम 1 से लेकर 8 तक के अध्यापक में बनने जा रहे हैं। तो पहले तो आपको ये मन में अच्छे से मतलब क्लियर होना चाहिए। तो आपको अपने गोल के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि हम क्या क्या कर रहे हैं। तो इसमें हमारा जो मैं आपको अपने के अनुभव बताता हूँ और इसमें होता क्या क्या है। पहले तो आपको सिंपल सा आपका ग्रेजुएशन से आपका इसमें आप एक ग्रेजुएट होने चाहिए और इसमें 19 से 30 मार्क्स की आयु इसमें मांगी गई है। तो इसमें आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है और अभी इसकी डेट है अक्टूबर, शायद अक्टूबर 8-9 तक है। तो आप फॉर्म जल्दी भरें। और उसके बाद इसमें मेन चीज़ होता है कि इसमें हर डिस्ट्रिक्ट में 50-50 सीटें इसमें आवंटित होती हैं, जो कि हमारे हर उसमें मतलब डिस्ट्रिक्ट में होता है। और उसके बाद इसमें मेन चीज़ है कि उसमें से भी 50 सीटें में भी 25 सीटें इसमें साइंस की होती हैं और 25 आर्ट्स की भी होती हैं। तो इसके लिए जो साइंस का जो शॉर्ट ऑफ जाता है वो मतलब अलग जाता है, और जो आर्ट्स का जाता है वो मतलब कि अलग जाता है। तो आपका जो कंपटीशन है वो साइंस वालों से है और जो आर्ट्स वालों को आर्ट्स वालों से है। तो इसीलिए आपको ये भी पता होना चाहिए। तो इसमें जो मुख्य जो बातें हैं इसमें वैसे आपका भगवान करे कि आपका बहुत जल्दी आपका मेरिट लिस्ट में उनके नाम आ जाए। तो इसमें नाम जैसे आ जाता है 650 की एक लिस्ट आती है और उसमें पहले आपका बीबी होगा, जो कि आपका SCRT में देहरादून में होगा। SCRT बीबी के बाद आपको एक मतलब डिस्ट्रिक्ट वाइज एक मेरिट आती है। तो आपका कंफर्म हो जाता है कि डिस्ट्रिक्ट वाइज में। तो आपका डिस्ट्रिक्ट वाइज फिर आपका एक मेरिट एक मतलब बीबी वहाँ पे भी होता है अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में। तो जैसे आपका बीबी हो जाता है तो उसके उपरांत आपको 1 महीने के आपको वहाँ पे मतलब कि 1 महीने के बाद आपको वहाँ पे बुलाया जाता है और फिर आपकी जो क्लासेज हैं वो संचालित रूप से चालू हो जाती हैं। तो मैं आपको इसमें एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ कि आप इसमें मतलब कि करते क्या हैं। हम लोग जैसे अभी मैं हूँ, तो मैंने अभी तक अपने 1.5 साल के अनुभव में क्या क्या करा। तो मैंने इसमें जो करा कि पहले हम जो सीखते हैं मतलब कि टीचिंग मतलब कि मेथड की बहुत सारे मतलब टीचिंग मेथड होते हैं कि बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए। बल्कि हमारे पास ज्ञान तो बहुत सारा है, ज्ञान तो हमारे पास बहुत सारा है, बट हमें छोटे बच्चों को पढ़ाना है। पहले हमारा 1 से लेकर 5 तक के बच्चों का होता है, बाकी जब हम प्रमोशन में जाते हैं तो 6 to 8 में जाते हैं। तो इसलिए हमको मतलब कि छोटे बच्चों को पढ़ाना है। तो हमको जो है छोटे बन के वहाँ पे पहले तो पढ़ना होगा, सीखना होगा। तो हमको यही मतलब डिफरेंट टीचिंग मेथड वहाँ पे मुझे बताए जाते हैं, जो कि हम अपने अपने अलग अलग विषयों में कि मैं ये मुझे अपनाते हैं। और उसमें एक महत्वपूर्ण हम सीखते हैं वो होते हैं हमारे मतलब कि शिक्षण पाठ्य योजना, तो इसको बोलते हैं लेसन प्लान। तो लेसन प्लान हम वहाँ पे सीखते हैं कि जैसे एक चैप्टर है, ठीक है, जैसे एक जोड़ का चैप्टर है। तो जोड़ का चैप्टर जो है मतलब आपको तो अच्छे से आता है, बट एक छोटे बच्चों का आप कैसे सिखाएंगे। तो जोड़ का जैसे एक चैप्टर है, तो उसके लिए एक टीचिंग लेसन प्लान होता है, जो कि एक प्रॉपर आपको पहले से ही मतलब बनाना होता है। जैसे आप अगले दिन में पढ़ाएंगे तो आपको पहले से एक दिन आपको बनाना होता है। उसमें आपको 6E बेस्ड आपको वो बनाने होते हैं। 6E बेस्ड माने होता है कि एक ना एक टीचिंग मेथड है। टीचिंग मेथड की पहले आप बच्चों को इंगेज करेंगे, पहले आप बच्चों को इंगेज करेंगे क्लास में जाके। उसके बाद आप बच्चों को उस टॉपिक को मतलब पहले इंगेज करेंगे, फिर मतलब एक्सप्लेन करेंगे, फिर एलेबोरेट करेंगे। तो इस टाइप से आपको 6E के बेस पे ऐसे जाना पड़ता है, और जिससे कि टीचिंग और भी आसान हो जाती है। और इसमें हम साथ ही हम मतलब ICT का प्रयोग सीखते हैं, जो कि आजकल बहुत 5G का दौर आ गया, AI का दौर आ गया। तो हमको स्मार्ट क्लासेस भी सिखाई जाती है, जैसे स्मार्ट बोर्ड में डिजिटल बोर्ड। और जैसे हमारे महीने में करीब करीब 1-2 मतलब ट्रेनिंग के अंदर भी ट्रेनिंग में इसमें होती थी, तो वो भी हमको सिखाई जाती है जी। और एक जो विपिन सर ने जो कहा था कि जो बच्चों के लिए आखिरी जो मतलब कैसे वो रहेंगे मोटिवेट, तो मैं उनके लिए यही कहना चाहूँगा कि जितना हो सके PYQ बेस्ड सेशन करिए, जितना भी हो सके सबको करिए। और वैसे कि विपिन सर वैसे और भी प्लेटफॉर्म है, जैसे शिक्षण अभिरुचि के लिए और भी आप प्लेटफॉर्म से जा सकते हैं, तो आपने देखे भी होंगे।
बाकी और वैसे मैथ जो मेरा फोबिया था, अगर आपको पर्सनली मैं रिकमेंड करूँ तो आप विपिन सर के पास जाइए। उसके पीछे ऐसा नहीं कि कारण नहीं है कि मैं उनके उसमें आ रहा हूँ, बल्कि उनका एक पढ़ाने का जो एक बच्चों के प्रति जो मैंने वो देखा, एक मतलब लगन होती है। और उनसे तो मेरी कई और भी बातें होती रहती थी, शेयरिंग अभी भी होती है। बट उनका अभी भी मैं देखता हूँ कि जैसे उनका प्लेटफॉर्म जो मैंने देखा, 0 टू आज उनका 700 प्लस जो सब्सक्राइबर हुए हैं, तो उनकी जो मेहनत और लगन के कारण ही हुए हैं। जी। ठीक है, अनिल भाई ने अपने बारे में जानकारी दी और कैसे कैसे चीजें चली, सब कुछ आपको जानकारी दी। और जैसे कि बोला कि मैथ्स आप कहाँ से पढ़ सकते हैं। देखो, आप सभी विद्यार्थियों को पता है जो जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं कि मैथ्स से रीजनिंग और जीएस की जो हमारी स्ट्रेटजी है वो एकदम क्लियर है। वहां पर तो कुछ डाउट ही नहीं है हम लोगों को कि हमें कैसे चलना है, क्या करना है, वो सब कुछ क्लियर है हमारा कि कैसे कैसे हमें चलना है। लेकिन एक चीज की हमारे पास अभी भी रिक्वायरमेंट की कमी है। हमारे पास रिक्वायरमेंट नहीं है, हमारे पास टीचर की कमी है, और टीचर की कमी है पेडागोजी, टीचिंग एप्टीट्यूड। और मैं ये मानता हूं कि टीचिंग एप्टीट्यूड वही पढ़ा सकता है जिसने पहले इन चीजों को अपने अंदर उतारा हो, अपने को जाना हो, बच्चों के साथ कैसे पढ़ाया जाता है ना, वही सारी चीजें तो हमसे पूछी जाती हैं। तो उससे जिसने डीएलएड किया हो उससे बेहतरीन कौन आपको टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा सकता है। तो मैं यहाँ पर एक छोटा सा गिफ्ट मांगना चाह रहा हूँ, है ना। हालांकि गिफ्ट तो मेरे को देना चाहिए था, लेकिन फिर भी मैं गिफ्ट मांगना चाह रहा हूँ अनिल सर से और अपने प्यारे विद्यार्थियों की तरफ से, स्टूडेंट की तरफ से, जिनकी चाहत है उत्तराखंड डीएलएड में शिक्षक बनने का। क्या आप हमारे लिए, है ना, एक छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, यदि आपके पास समय हो, अगर समय हो तो आप हमें टीचिंग एप्टीट्यूड की जो ये क्लासें हैं, कैसे टीचिंग एप्टीट्यूड को हैंडल करना होता है, हमारे इन विद्यार्थियों के लिए प्रोवाइड करा सकते हैं। अगर आपके पास उचित समय होगा तो आप इस जो हमारी रिक्वेस्ट है इसको स्वीकार करेंगे। तो आप सभी विद्यार्थियों की तरफ से भी मैं सर से पूछना चाह रहा हूं कि क्या आप हमें टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास प्रोवाइड करा सकते हैं। और यदि ऐसा होता है तो ये हमारे चैनल पर जो डीएलएड की सारी क्लासें हैं वो प्रोवाइड हो जाएंगी। और ये जो विद्यार्थी इधर उधर बदर भटक रहे हैं वो भटकेंगे नहीं, क्योंकि मेरा 1 रुपए का बैच लाने का मकसद था कि पूरे उत्तराखंड के अंदर फ्री में शिक्षा को बांटा जाए, और जो विद्यार्थियों का शिक्षण बनने की रुचि है उसको पूरे उत्तराखंड के अंदर फ्री कर दिया जाए। और जब हम फ्री में काम करेंगे तो जो हमारे शिक्षक बनेंगे उनके अंदर भी मोटिवेट आएगा और वो भी समाज के लिए हमारा अच्छा काम करेंगे। तो रिक्वेस्ट है अनिल सर से, यदि आपके पास समय हो तो क्या आप टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास हमारे चैनल पे ले सकते हैं। जी, जी, बहुत-बहुत धन्यवाद सर। और सर, ये तो आपने एक आग्रह भी किया है, और मेरा खुद का भी वैसे एक मतलब अभी तो मैं शिक्षण में हूँ, तो मतलब एक मेरा पैशन भी बन चुका है। बल्कि मैं झूठ नहीं बोलना चाहूँगा, पहले ऐसा होता था कि पहले आप किसी फील्ड में आते तो एक अजीब-सा होता माहौल कि कैसे होगा, क्या होगा। लेकिन अभी क्या है कि मज़ा आता है। बट वैसे रही कि बात, सर ने जो बात रखी थी कि प्लेटफ़ॉर्म पे पेडागोजी के लिए जिसको मतलब शिक्षण की अभिरुचि, पीडीपी, बहुत सारे नाम होते हैं, बट मतलब होता एक ही है कि शिक्षण की शिक्षा का जो कैसे होता है, तो उसमें बहुत सारे बेसिक चीज़ें होती हैं। लेकिन एक जो नया होता है, जो बच्चा या फिर स्टूडेंट जैसे मैं भी था, तो उसको बहुत ही डाउट होते हैं, तो वो मैं जेन्युइन मानता हूँ। तो वैसे कि मुझे अगर टाइम मिलेगा अवश्य, तो मैं क्या बोलता हूँ आपके लिए, मतलब जो शहर के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं आधा घंटा या फिर 1 घंटा, जितना भी हो सके, अपने मतलब पीपीटी के माध्यम से या फिर वर्चुअली के माध्यम से आपको मैं कनेक्ट होऊंगा। और मैं सर से बिल्कुल, सर ने तो एक छोटी मुँह बड़ी बात कर दी है, बट अब सर ने बोला है तो उनकी बात तो माननी पड़ेगी। तो वैसे भी मुझे टाइम होता है, तो उसके लिए मैं आपको अपना टाइम शेड्यूल में बता दूंगा, और जैसा भी होगा मैं आपके लिए अपने 100% दूंगा आपको। और जो मैंने जो चैलेंजेस जो फेस करी थी, तो मैं आपको नहीं आने दूंगा। जी, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद अनिल सर। हमें आपसे यही उम्मीद थी कि आप टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए जो हमारे बच्चे परेशान हो रहे हैं, दर बदर भटक रहे हैं, उसके लिए आप सामने आएंगे। और मैं भी ये चाहता हूं कि एक जो रियल शिक्षक हो, जिसकी जिस टीचर को जिस चीज की नॉलेज हो, अपने नॉलेज को जितना ज्यादा प्रसार करेगा उसकी नॉलेज उतनी ही ज्यादा गेन होती रहेगी, और बच्चे भी फिर वहां से जुड़ने में मजा आता है बच्चों को भी। जैसे मेरा मैथ्स और रीजनिंग को बहुत ज्यादा रुचि है, और जीएस मेरा जो पढ़ाने का तरीका है वो है ना, जैसे मैं सब कुछ मैथ बहुत आसान तरीका है। ठीक है, तो मैं अनिल सर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं मैथ्स विक्ट्री यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए, और सभी आप दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आपने मेरे पर भरोसा किया और आप लगातार मेरे पे भरोसा करते आ रहे हैं, और आपके भरोसे की वजह से ही मैं आज जीरो से जहां तक भी पहुंच चुका हूं। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि बहुत बड़ा, लेकिन हाँ, मुझे ये पता है कि जो भी मेरे स्टूडेंट मेरे साथ जुड़ते हैं वो मुझ पर बहुत भरोसा करते हैं, और जो भी एक बार चैनल में आता है तो मेरे साथ दृढ़ संकल्प लेके जुड़ता है कि हाँ भाई, हमें अब यहीं से पढ़ना है। तो आप लोग यदि पहली बार जुड़े हुए हैं, 1 रुपए का बैच चल रहा है,
आप देख रहे होंगे मैथ्स नंबर सिस्टम का ये दूसरी क्लास है, इससे पहले रीजनिंग की, और इससे पहले देखिए मैथ्स नंबर 1। तो ये सब कुछ यहाँ पर चीजें आपको मिलती रहती है उत्तराखंड के बारे में अपडेट। मैथ्स विक्ट्री यूट्यूब चैनल का नाम है, आप यहाँ पर जाइए, सर्च करिए, चीजों को पढ़िए। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में फिर से एक बार सभी दर्शकों की तरफ से और मैथ्स विक्ट्री परिवार की तरफ से। अनिल सर का बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल सर, बहुत आपने बहुत धन्यवाद हमारे सर आपका शोभा, भी। हमारे आपने इस मुझे शोभा को बढ़ाया है। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, जो आपने मुझे अपने प्लेटफॉर्म पे बुलाया। तो जी, थैंक यू।